कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच यानी आपका मंच, यानी जनता का मंच, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारियाँ। इसी के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वो विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो विषय है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल। हमारे आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर रीजन छत्तीसगढ़, चंदना मंडल जी। स्वागत है मैम आपका। साथ ही हमारे साथ हैं नीलम पाणी जी, असिस्टेंट कमिश्नर भोपाल रीजन। स्वागत है आपका, नवोदय विद्यालय से हैं आप। चंदना जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्कूल ओपनिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस की बारे में हम बातचीत सुन रहे हैं, तो ये क्या गाइडलाइंस है, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? स्कूल रीओपन के बारे में, क्योंकि सरकार ये निर्णय ले रही है कि जल्द ही स्कूल जो हैं खुलेंगे जी, पर उसके लिए अभी गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, ड्राफ्टिंग स्टेज पर हैं, और ये बहुत ही जल्दी गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। ये गाइडलाइंस बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस हैं, ये मानव संसाधन मंत्रालय के तहत एनसीईआरटी द्वारा बनाई जा रही हैं, और ये गाइडलाइंस में जो मुख्य जिनके की चारों तरफ ये गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, जो उसमें मुख्य बिंदु हैं वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल रखा जाएगा, और बच्चों का स्वास्थ्य दोनों ही, फिजिकल एंड मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की बातों का ध्यान रखा जाएगा। काउंसलिंग सर्विसेज का ध्यान रखा जाएगा, सजगता जो अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और इसके अलावा जो टीचिंग मेथड है वो कैसा होगा, और बच्चों की लर्निंग और लर्निंग आउटकम्स, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। और दो स्टेजेस होंगे कि एक तो स्कूल खुलने से पहले जी, स्कूल को क्या क्या तैयारियां करनी है, तो उसमें स्कूल को सारी चंदना जी, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपसे फिर लेंगे। हमारे कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ गए हैं जी। हेलो। अभी शिक्षा क्षेत्र में लड़का मन ऑनलाइन पढ़ाना है, तो ऑनलाइन पढ़ाए पर हम का करे लगी, कैसे ढंग से लड़का मन हम ऑनलाइन पढ़ा सकते मोबाइल द्वारा? जी जी, एक जानकारी दो। ये भागवत जी का बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं चाहती हूँ नीलम जी आप इसका आंसर करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी मेरा यही था आपसे। हाँ, नमस्कार भागवत जी। अभी ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन क्लासेस सभी विद्यालयों में शुरू की जा रही है, और इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको केवल एक स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। और गवर्नमेंट सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि सुदूर क्षेत्रों में, जो गांव के क्षेत्र हैं जहां पर कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, कमज़ोर भी है, वहां के लिए वो कुछ ऑनलाइन क्लासेस टीवी के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। विशेषकर चैनल्स कुछ चलाए जा रहे हैं जो कि डीटीएच में भी होंगे, और अभी टाटा स्काई और डिश टीवी को भी दे दिए गए हैं। इन चैनल के थ्रू आपको वहाँ पर पढ़ाई बच्चों की ऑनलाइन कराई जाएगी, और बच्चे बहुत आसानी से इनको पढ़ सकेंगे। तो स्मार्टफोन से भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ अब टीवी के द्वारा भी सरकार इसको आगे प्रसारित कर रही है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके बच्चों के लिए पूरी सुविधा ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। धन्यवाद। तो भागवत जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि इस समय बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके टीचर्स का नंबर है, स्कूल का नंबर है, तो बिल्कुल आप उनसे बात कीजिए, आपको सारी अच्छी तरह से वो लोग गाइड कर देंगे। नीलम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो अभी भागवत जी का भी प्रश्न था, ऑनलाइन मटेरियल्स जो बच्चों को मिल रहे हैं, ये कितने कारगर हैं? अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत ही आवश्यक भी और बहुत कारगर भी सिद्ध हुए हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म से हम इनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ई कंटेंट बनाए जा रहे हैं जी, विभिन्न टीचर्स जो अच्छे आईसीटी पे एक्सपर्ट टीचर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, उनको लेकर के ये काम किया जा रहा है। नवोदय विद्यालय समिति के डिफरेंट जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल लीडिंग इंस्टीट्यूट जिसको हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहाँ पर ये कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे भी हैं, हमारी असिस्टेंट कंसर्न केवीएस ने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे इस पर काम कर रहे हैं। ये जो हमारे ऑनलाइन मटीरियल्स हम अभी जो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, उसमें व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो कि
हर के पास व्हाट्सएप पहुंच रहा है। जी। तो व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हैं, गूगल मीट्स के थ्रू दे रहे हैं, जूम मीटिंग करके भी हम दे रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं बच्चों के पास। इसके साथ ही साथ अभी नवोदय विद्यालय समिति ने, जैसे मैंने आपको बताया, स्वयं प्रभा एक जो चैनल शुरू हुआ है, दीक्षा पोर्टल हुआ है, तो स्वयं प्रभा चैनल में अभी जैसे मैंने बताया कि टीवी का उपयोग क्या कर रहे हैं सुदूर क्षेत्रों के लिए खासकर, तो उसमें स्वयं प्रभा चैनल बहुत काम कर रहा है। इसमें NIOS की तरफ से चैनल चल रहा है जिसमें KVS के और NVS के एक्सपर्ट टीचर्स, साथ में बाहर की भी बहुत ही उत्कृष्ट जो एक्सीलेंट टीचर्स हैं वो क्लास ले रहे हैं। तो बच्चों को टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई की जा रही है। साथ ही अभी नवोदय विद्यालय ने एक और कार्यक्रम चलाया है, उसमें स्टेप ऐप का सहारा लिया है। ये एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि बड़े सभी शहरों में, बाकी सभी लोगों के लिए पेमेंट बेस पे है। जी, लेकिन हम इसका आंसर आपसे फिर लेंगे। हमारे एक और कॉलर हमसे फोन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। जी हेलो। जी अपना प्रश्न। मैडम मेरा प्रश्न ये है, अभी जरा लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है। हाँ, कईयों बड़े स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर तो ऑनलाइन पढ़ाई जो करवाई जा रही है जी। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अच्छा। इसके लिए सरकार क्या करेगी, प्राइवेट स्कूल क्या करें, कृपया विस्तृत जानकारी देवें। जसविंदर जी, आप बिल्कुल, आपकी चिंता सही है। तो जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उनके बारे में भी सोचा जा रहा है और बहुत जल्द ही ये सब उपलब्ध होगा। जैसा अभी नीलम जी ने बताया कि स्वयं प्रभा चैनल अभी जो INB मंत्रालय के साथ मिलकर अब ये टाटा स्काई, वोडाफोन, एयरटेल इत्यादि इन पर भी उपलब्ध है। और इसके अलावा बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री का ई-विद्या एक कार्यक्रम लॉन्च होने वाला है जिसके तहत कि हर कक्षा के लिए एक चैनल उपलब्ध रहेगा। और इस तरह से कुल 12 चैनल्स उपलब्ध रहेंगे। कक्षा 1 के लिए एक चैनल होगा, कक्षा 2 के लिए दूसरा। ये चैनल्स टीवी पर उपलब्ध रहेंगे। और जैसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ अगर घर में टीवी भी नहीं है तो इसमें ये कोशिश रहेगी कि एक कम्युनिटी टीवी, कि गांव में एक टीवी, और टीवी के ज़रिए और इसके टीवी के अलावा रेडियो के ज़रिए भी पॉडकास्ट भी हैं जिसमें कि ऑडियो है मोबाइल के थ्रू, और रेडियो के ज़रिए भी शिक्षा के जो कक्षाएं जो हैं, क्लास वाइज कक्षाएं जो हैं, इनको सिलेबस को लिया जाएगा। मतलब तो ये सरकार घर तक शिक्षा पहुंचने वाली है, बिल्कुल आखिरी बच्चे तक बिल्कुल पहुंचने की कोशिश है और ऐसा होगा भी। तो जसविंदर जी, फिक्र की कोई बात नहीं है, शिक्षा आपके घर तक ज़रूर आएगी और दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी। खुले रखिएगा। हमारे एक और कॉलर हमसे फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। नमस्कार मैडम जी, मैं छुरिया राजनांदगांव से मनोज घिमटे बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी मेरा प्रश्न ये था, आगामी अभी स्कूल खुलने के योजनाएं हैं, तो उसमें जो बच्चे लोग आएंगे उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से करवाया जाएगा? मैं चाहूंगी आप दोनों इसका आंसर करें। तो पहले नीलम जी। जी हाँ, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। अभी क्लास के साइज को छोटा करने के लिए आदेश हो गया है। पहले एक क्लास में 40 बच्चों का मिनिमम था, अभी उन्होंने कह दिया है कि अब एक क्लास में केवल 20 बच्चे बैठेंगे। अच्छा। और एक डेस्क में एक बच्चे को बैठने का अरेंजमेंट्स किया है जिससे उसका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। अगर मान लीजिए क्लासेस छोटी हैं तो उसके लिए एक जिगजैग का भी प्रावधान रखा गया है कि जो अरेंजमेंट ड्यूअल डेस्क का हो वो जिगजैग पैटर्न में हो। अच्छा। जिससे कि उसका डिस्टेंस मेंटेन रहे और बच्चे एक दूसरे से टकराए ना। अच्छा। या एक दूसरे के पास ना आए। अच्छा। तो ये एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक आइडिया अभी गाइडलाइंस में हम लोग को जारी किया गया है। और ये जो भी नई गाइडलाइंस जैसे मैडम ने बताया कि आने वाली है, उसमें इसको इंक्लूड किया जा रहा है कि क्लास साइज को छोटा किया जाए। मतलब क्लास वही रहेगी, बच्चे उसमें उतने ही रहेंगे जितने कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ पाए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकती हूँ कि वो गाइडलाइंस में यही आएंगी, विस्तार से हमें मिलेंगी कि केवल 30 से 50% बच्चे ही एक दिन में स्कूल आएंगे। तो वो कम बच्चे रहेंगे और जैसा मैम ने कहा 15 से 20 बच्चे एक कक्षा में रहेंगे और जहाँ तक हो सके दीवार के साथ। और उन कक्षाओं को स्कूल खोलने से पहले पूरी तैयारी की जाएगी। कक्षाओं को पहले सैनिटाइज किया जाएगा प्रॉपर्ली और बच्चों की भी उसमें हैंड सैनिटाइज़र और टॉयलेट्स की साफ़ स्वच्छता, जो कॉमन एरियाज़ हैं उनके सैनिटाइजेशन, ये सब करने के बाद ही ये पूरी विस्तार से हमारे पास गाइडलाइंस आने वाली हैं। उसके बाद ही स्कूल खोले जाए। तो मनोज जी, हमें उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा स्कूल ध्यान रखेगा। इसी बात पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी आप दोनों से कि अभी न्यू एडमिशन भी चालू होंगे, न्यू सेशन भी स्टार्ट होगा, तो न्यू एडमिशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया होंगी? ये क्योंकि कोरोना महामारी तो अभी है ही, तो न्यू एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा? नवोदय विद्यालय का एक विशेष प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे यहाँ JNVST एग्जामिनेशन होते हैं, इसके थ्रू ही हम केवल 80 बच्चों का एडमिशन एक स्कूल में लेते हैं, सिलेक्शन होता है। तो उसका भी रिजल्ट्स आने वाला है, CBSE उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे ही हमारे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उनका हमारे एडमिशन प्रोसेस में उनको डेज वाइज बांट दिया गया है। एक दिन में केवल 10 बच्चों का एडमिशन होगा और वो भी 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में हम 5 बच्चे लेंगे, सेकेंड में 5 बच्चे लेंगे। उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज है उसको हम पूरा करेंगे। इसको करते समय भी हमको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करेंगे और वहाँ पर भी जितना भी सैनिटाइजर्स का जो प्रोविज़न है उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद जब हमारे 80 बच्चे पूरे हो जाएंगे, 8 दिन का रखा गया है टारगेट, उसके बाद उन्हें हॉस्टल्स में 1 वीक के लिए रखा जाएगा। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमारे हॉस्टल की एक डॉर्म की कैपेसिटी 20 है, लेकिन केवल 5 बच्चों को एक डॉर्मेट्री में रखा जाएगा। और वहाँ पर जो सैनिटेशन का प्रोग्राम है उसको भी रखा जाएगा। साथ में वहाँ पे टॉयलेट्स का स्पेशल रखा जा रहा है कि टॉयलेट्स बच्चों को डिवाइड किए जाएंगे कि कौन से टॉयलेट्स कौन से बच्चे यूज़ करेंगे और कितने बच्चे यूज़ करते हैं, उनके भी टाइम पीरियड्स दिए जाएंगे। और क्लीनिंग के लिए उनको एक पर्सनल, हर इंडिविजुअल क्लीनिंग के लिए वहाँ पर क्लीनर्स लगाए जाएंगे, उन्हें स्वीपर्स लगाए जाएंगे, जिससे हॉस्टल्स में कोई परेशानी ना हो। 1 वीक के अंदर उन्हें हम अपने रूल्स रेगुलेशन अवेयर करा देंगे। उनको जो हम सामान इशू करते हैं वो सामान हम इशू कर देंगे और बुक्स, कॉपीज़, यूनिफॉर्म्स जो उनकी डेली नीड्स हैं वो देने के बाद उन्हें हम 1 वीक के बाद घर भेज देंगे। और फिर 2-3 मंथ्स के बाद नॉर्मलाइज होने के बाद उनको फिर बुलाया जाएगा। ऐसा भी प्रपोजल नवोदय विद्यालय समिति दे रहा है। चंदना जी, आपसे इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में लूंगी। हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आप? पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ बिल्हा से। जी पंकज जी, स्वागत है, बताइए प्रश्न क्या है आपका? सुषमा जी, मेरा भांजा हर्ष शर्मा जो नवोदय विद्यालय का पेपर देना चाहता है 8वीं में, उसके भी 90% आए हैं। जी पंकज जी, फिर तो उसके लिए नीलम मैम से मेरा प्रश्न है कि उसको आगे और क्या करना चाहिए? नीलम जी। हाँ, स्वागत है आपका। एक्चुअली जब वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था उस समय हमारे यहाँ एक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन का प्रोविज़न है नवोदय विद्यालय में। वो उसमें केवल वही सीटें भरी जाती हैं जो कि 6th, 7th, 8th में बच्चे अगर एडजस्ट नहीं कर पाया या कुछ उसका मेडिकल प्रॉब्लम हुआ या उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, तो उसमें जो सीट खाली होती है जिनको हम TC देते हैं, वो सीट जो खाली होती है केवल उनको हम फिलअप करते हैं। लेकिन उसमें वो तभी बैठ सकता है जिस साल वो 8th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा था। अभी ये एग्ज़ामिनेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फरवरी में इसके एग्जामिनेशन थे और अब इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उन बच्चों का एडमिशन होगा अभी 9th क्लास के लिए। लेकिन अगर आपका बच्चा 8th क्लास कंप्लीट कर चुका है और अगर उसने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो उसको अब एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिल पाएगा। माफ़ कीजिएगा, जब वो पढ़ रहा था उसी साल उसको यहाँ पर फ़ी जमा करना था, फॉर्म भरना चाहिए था और एग्ज़ाम्स अपीयर करना चाहिए था। अब शायद मौका नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। तो नीलम जी, क्या आगे की क्लासों में कोई ऐसा मौका होता है? क्लास 11th में फिर एक लैटरल एंट्री एग्ज़ाम नहीं होता, केवल एडमिशन हो रहे हैं। उसमें ऐसा देखा जाता है कि जनरली ह्यूमैनिटीज़ में और कॉमर्स में कुछ बच्चे कम आते हैं जी, तो उनके लिए जो सीटें खाली होती हैं उसके लिए हम केवल एक फॉर्म डालते हैं और उसमें परसेंटेज बेसिस में ले लिया जाता है। अच्छा। लेकिन इसके साथ बहुत रेयर इसकी चांसेस होती हैं। और दूसरा, ये केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मिलता है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो नवोदय विद्यालय है। तो ये एक चांस उनको 11th क्लास में मिल सकता है, बट उसमें साइंस नहीं मिलेगा। आइदर ह्यूमैनिटीज़ मिलेगा या फिर कॉमर्स मिलेगा। तो पंकज जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी कंप्लीट हो गई होगी और आप बिल्कुल संतुष्ट हुए होंगे। चंदना जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एडमिशन्स को लेकर क्या प्रोसेस है, केवी के क्या? केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की प्रक्रिया स्पेशली क्लास 1 में ही हमारे मेजर एडमिशन्स होते हैं, तो ये ऑनलाइन होते हैं। लेकिन इस बार वैसे तो हम फरवरी के अंत तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, पर इस बार लॉकडाउन के चलते अभी
प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अभी भी थोड़ा सा हम स्थिति नॉर्मलाइज होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशंस होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो और हर समाज के हर तबके से ही भरते हैं। तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जो बाज़ार खुल जाए, क्योंकि साइबर कैफ़े से भी बहुत लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो कुछ थोड़ा सा और स्थिति नॉर्मलाइज हो जाए तो उसके बाद ये शुरू होगा। तो वो ऑनलाइन इसके बारे में मुख्य समाचार पत्रों में एडवर्टाइज़ किया जाता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे ये रहता है। तो और एक विंडो पीरियड दिया जाता है, 15 दिन दिए जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सूचना सभी माध्यमों से दी जाती है और एक बार वो अप्लाई करेंगे तो उसके बाद नियमानुसार उनके एडमिशन हो सकते हैं। और क्लास 1 के अलावा बाकी क्लासेस के लिए हम एडमिशन करते हैं, यदि सीट उपलब्ध हैं तो वो ऑफलाइन होते हैं। तो वो भी स्कूल एडवर्टाइज करता है कि सीट उपलब्ध है, तो वो एप्लीकेशन मंगाता है। चंदना जी, हमारे एक और कॉलर इस विषय पर क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैडम। आपसे एक निवेदन, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दें और फिर आप हमसे बात करें। नमस्ते मैडम। चरण सिंह मरकाम, मुसुरपुट्टा, कांकेर जिला से। जी चरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपसे पूछना था मैडम कि ऑनलाइन से पढ़ाई होगा, लेकिन हमारे जो जंगली एरिया में कभी लाइट या टावर का प्रॉब्लम होता है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे लोग? ये चरण सिंह जी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेटवर्क इश्यूज बहुत होते हैं, तो ऐसे इस क्षेत्रों में तो और ज़्यादा होंगे। तो मैं चाहूँगी चंदना जी पहले आप दें, फिर उसके बाद नीलम जी आप भी इस प्रश्न का उत्तर दें। ये बात हमारे संज्ञान में है कि जो ऐसे इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ की कभी इलेक्ट्रिसिटी की और कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, तो उसको देखते हुए ही बहुत जल्द रेडियो पर भी अब शिक्षा के ये कार्यक्रम प्रसारित होंगे और हर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और जल्द ही ऐसा हम मानते हैं कि जल्द ही जो स्कूल खुल जाएंगे, तो स्कूल खुलने में पर बच्चे जो हैं विद्यालय अटेंड कर सकेंगे। हालांकि रोज़ तो शायद विद्यालय ना अटेंड कर पाएँ, लेकिन ऐसा हम मान रहे हैं कि हर बच्चा विद्यालय में सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन तो आ ही पाएगा। तो ये ब्लेंडेड एक चलेगा, दोनों तरीके से, ऑनलाइन भी होगा और बच्चा स्कूल में भी क्लास अटेंड करेगा, दोनों ही तरीके से चलाना होगा। नीलम जी आप क्या कहें? जी, नवोदय विद्यालय ने इसके लिए एक विशेष प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आने वाले जो छात्र छात्रा हैं वो सुदूर क्षेत्रों से ही हैं और ऐसी जगह से हैं जहाँ पर कि नेट अवेलेबिलिटीज़ या लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए समिति ने अभी जितने भी ई कंटेंट हैं, जितने भी ऑनलाइन पढ़ाई होनी है, उस कंटेंट को एक टैबलेट में डाल करके और टैबलेट बच्चों को इशू कर रहे हैं, जिससे वहाँ लाइट रहे ना रहे, वो जितनी देर की लाइट आती है वो चार्ज करके कर सकते हैं और उसमें पूरा बैठ करके अपना वो पढ़ाई करेंगे। इसमें ना उनको नेट की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही उन्हें स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा जो ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पर कि इस तरह की असुविधाएं हैं, खासकर हमारे बस्तर अंचल हैं, हमारे दंतेवाड़ा वाला एरिया है, सुकमा है, कांकेर का एरिया है, इन एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। साथ ही जशपुर और सरगुजा के बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है। तो चरण सिंह जी को ये मालूम हो जाए कि शिक्षा उनके दरवाजे पर पहुंच रही है, सिर्फ उनको अपने दरवाजे खुले रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, नवोदय विद्यालय इसके लिए पूरी प्रयत्न कर रहा है। तो चरण सिंह जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075।
लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद स्वागत है आपके कार्यक्रम में जिसका नाम है लोकमंच। आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हैं नीलम पाणी जी और चंदना मंडल जी। चंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की हैं उसके बारे में आप एक बार हमारे दर्शकों को फिर बता दें। जी, जैसा कि मैं कह रही थी कि गाइडलाइंस अभी जारी होंगी, अभी बन रही हैं, ये तैयार हो रही हैं। और जो ये गाइडलाइंस में दो मेन सेक्शंस हैं कि पहले तो जो स्कूल खुलने से पहले स्कूल क्या क्या तैयारी करेगा बच्चों के आने से पहले, तो उसके बारे में पूरी विस्तृत चीज़ें दी गई हैं। तो जैसा मैं कह रही थी कि उसमें सैनिटाइज करना, पूरा फ्यूमिगेट करना पूरे स्कूल के एरिया को, और ख़ासकर जो कॉमन एरियाज़ हैं, कॉरिडोर्स हैं, टॉयलेट्स हैं और जहाँ बच्चे पानी पीते हैं, सो ऐसे एरियाज़ को, और गेट से शुरुआत करके एंट्री गेट से ही कि अगर टनल लगाना है और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग रहेगी, भीड़ ना होने दिया जाए, इसके लिए स्टैगर टाइमिंग्स रहेंगी। बच्चे 30 से 50% तक ही बच्चे एक दिन में आएंगे, तो उनके लिए भी स्टैगर आने की जो टाइमिंग्स हैं वो स्टैगर्ड रहेंगी, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट के अंतराल पे रहेंगे ताकि भीड़ जमा ना हो गेट पर। और एक बार बच्चे अंदर आ जाएंगे उसके बाद भी क्लासरूम्स में भी किस तरह से सभी जितने इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स हैं, या सब तरफ ये सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है और अंतराल पे उसको करते रहना है जितनी भी देर स्कूल वर्किंग है, जितनी भी देर फंक्शनिंग है। तो ये तो है स्कूल खुलने से पहले की तैयारी। मैं आपसे इस विषय पर और भी बात करूंगी। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अजीत कुमार बेहे बोल रहा हूँ। मैं टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रायपुर में। जी अजीत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा सवाल यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरिए उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या ऐसे टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है क्या ये भी ऑनलाइन के मोड में किया जा सकता है, ताकि टीचर्स जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिस जरिए से बच्चों को पढ़ाना है, ऑनलाइन क्लासेस लेना है, इसके बारे में वो जान सके? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंदना जी आप बताएं। अजीत जी। जी, अजीत जी हमारे ही केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और अब से आगे की अजीत जी आप जान लीजिए जितनी भी ट्रेनिंग होंगी सब शिक्षक ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होने वाली है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर जो जोनल इंस्टीट्यूट्स में होती हैं। अभी हमारी सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन ही होंगी। तो अजीत जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन ही होनी है और आप भी सीखने की कगार पर आए हैं, तो आप भी सीखेंगे और बच्चों को निश्चित रूप से अच्छा कुछ। एक चीज़ और, शायद वो ये पूछ रहे थे कि टेक्नोलॉजी के बारे में भी ट्रेनिंग। जी, वो भी हम बिल्कुल प्लान में है कि टेक्नोलॉजी शिक्षक भी सीख रहे हैं, शिक्षक के साथ हम भी सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी को, क्योंकि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना होगा। तो टेक्नोलॉजी की भी टीचर्स की ट्रेनिंग जो है प्लानिंग में है। ये अभी ये वेकेशन पीरियड चल रहा है, उसके बाद ये ट्रेनिंग्स की जाएंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोरोना ये हमको एक नया अवसर दे रहा है जो हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, हम भी सीख रहे हैं और हमारे टीचर्स भी सीख रहे हैं, और निश्चित रूप से हम जब अच्छा सीखेंगे तो हमारे बच्चों को भी हम कुछ अच्छा ही देंगे। चंदना जी, जो हम बात कर रहे थे
कि मैं आपसे भी नीलम जी ये जानना चाहूँगी कि स्कूल में जब बच्चा प्रवेश करता है और फिर जब घर जाता है तो क्लासरूम तक पहुँचने से लेकर घर वापस जाने तक क्या क्या सावधानियाँ स्कूल में बरती जानी चाहिए? मैं इसमें कहना चाहूँगी एक्चुअली नवोदय विद्यालय को लेकर के ये हमारा रेजिडेंशियल है जी, तो इस पे हमको जब सावधानियाँ जो लेनी है वो जिस दिन वो एडमिशन लेने आएंगे वहाँ से शुरू हो जाएंगी जी। जैसे हमारा भी प्लानिंग है कि हम बच्चों को फेज़ वाइज लेंगे। पहले 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उसमें भी केवल एक दिन में 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। 20 स्टूडेंट्स को भी हम 10-10 2 पारी में बुलाएंगे, 2 टाइम में, और उसमें भी उनको टाइमिंग्स दे दिया जाएगा कि किसको कितने बजे उपस्थित इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे थोड़ी देर में लेते हैं। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ गए हैं। जी हेलो, हेलो हेलो मैम, नमस्कार। मैं अदिति प्यासी बोल रही हूँ। नमस्कार मैम। अदिति नमस्कार, आपसे निवेदन कि आप अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें और फिर हमसे बात करें। जी अदिति, अपना प्रश्न पूछें। मैम मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो उसमें किस प्रकार पढ़ाई करें, कैसे करें और उसका क्या महत्व है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है अदिति। मुझे ऐसा लगता है अदिति खुद एक स्टूडेंट है ना, तो चंदना जी पहले आप बताएं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ रहे हैं। तो इस ऑनलाइन पढ़ाई में और जो नॉर्मल क्लासरूम में फ़र्क तो है। ऑनलाइन 2 तरह का हो सकता है। एक है जो क्लासरूम की तरह ही होता है, जो वर्चुअल क्लासरूम जिसे हम कहते हैं। तो कई तरह के प्लेटफॉर्म में गूगल मीट है, जूम है, या वेबएक्स, सिस्को वेबएक्स है, और इसके कई लाइफ साइज एक ऐप भी है। तो इनमें वर्चुअल क्लासरूम बिल्कुल फेस टू फेस टीचर बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे टीचर को देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, और कई उनमें फीचर दिए गए हैं, हाथ खड़ा करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पर उसके लिए इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये बिल्कुल लाइव किसी नॉर्मल क्लासरूम की तरह ही होता है। और दूसरा है जो ई रिसोर्सेज हमारे उपलब्ध हैं, उसमें बच्चों की तरफ से थोड़ा इनिशिएटिव चाहिए कि इसमें स्व अधिगम, जो सेल्फ लर्निंग की बात आती है, कि वो उपलब्ध तो है, वो रिकॉर्डेड, कहीं पे रिकॉर्डेड टीचर जैसे पढ़ाता है वो रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल है, या उसके अलावा भी रिकॉर्डेड लेसन्स उपलब्ध हैं, या जो एनिमेटेड वीडियोज़ हैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उस तरह के ई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो बच्चे को उसमें अपने से थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा, और टीचर और स्कूल की जिम्मेदारी है कि हम उनको बता देते हैं कि ये रिसोर्सेज यहाँ उपलब्ध हैं, तो वो बच्चे को रिसोर्सेज देख के सीखना होगा। और अगर डाउट्स हैं तो वो शिक्षक उनके उपलब्ध हैं, मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं, वो डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। नीलम जी आप क्या कहेंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी हो रही है कि बच्चों में सेल्फ लर्निंग आ रही है, और इसका एक अच्छा तरीका एक ये भी है कि आप अपना एक टाइम टेबल फ्रेम करें। आगे तो स्कूल्स आपको टाइम टेबल भेजेगा कि इस टाइमिंग पे आपकी ये क्लासेस, ये पीरियड्स चल रहे हैं, इसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी जब आपके क्लासेस नहीं चल रहे, अपना खुद का एक टाइम टेबल फ्रेम करें, और उस टाइम टेबल के हिसाब से कम 1 घंटा एक सब्जेक्ट को ज़रूर दें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। और उससे संबंधित जो डिफ़िकल्टीज़ लग रहा है, उस डिफ़िकल्ट लेवल्स को आप, या डिफ़िकल्टी कॉन्सेप्ट को आप नोट करें, और व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप जुड़े हुए हैं या कोई दूसरे तरीके से अगर आपके टीचर्स आपसे जुड़े हुए हैं तो आप उन्हें ज़रूर पूछें कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, वो ज़रूर क्लेरिफाई करेंगे। क्योंकि ये सभी टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स एंड ऑफिसर्स के पास भी ये दिए गए हैं कि इस तरह की आपको तकनीकी हम सुविधाएं उपलब्ध करें। मतलब अदिति, आपको सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ही एक टाइम टेबल सेट करके उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। जहां डाउट आए, आपके टीचर्स आपके लिए फ़ोन पर उपलब्ध ही हैं। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी हेलो। 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 हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मैम। आप अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम करें। आवाज नहीं सुनाई। हमारे ये दर्शक हमसे अभी हेलो, हम थोड़ी देर से इन दर्शक से जुड़ेंगे। चंदना जी, आप बता रहे थे गाइडलाइंस के बारे में, जो स्कूल बच्चे अब आ रहे हैं
और घर वापस जा रहे हैं जी। तो किन किन सावधानियों का ख्याल रखा जाएगा स्कूल की तरफ से? बेसिकली सैनिटाइजेशन और स्वच्छता, और जो भी जो MHA ने होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो भी गाइडलाइंस है, आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस है, उनको फॉलो किया जाएगा। और बच्चों में जागरूकता, और इनफैक्ट गाइडलाइंस में ही इंक्लूडेड भी है कि इसमें स्कूल का रोल तो है ही, शिक्षकों का रोल है ही, इसमें अभिभावकगण और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, उन लोगों का इसमें पूरा उनको भी अपने रोल्स निभाने पड़ेंगे। तो एक जागरूकता उसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे को साफ सुथरा आना है, स्कूल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, अच्छा टिफ़िन लेके आना है, और ये हैंड वॉशिंग के बारे में जो प्रोटोकॉल है, हैंड वॉशिंग है बार बार, और इस चीज़ का तो उसमें अभिभावकों का भी पूरा रोल है और विद्यालय प्रबंधन समिति का भी रोल है। तो ये सारी चीज़ें वो गाइडलाइन में इंक्लूड है। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ गए हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मैं तनिष शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम, मेरी इस बार 10th है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा? इस बार इनकी 10th है। तनिष शर्मा जी हैं, ये स्टूडेंट हैं और इस बार इनकी 10th है, ये पढ़ाई कैसे करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम का? नीलम जी आप क्या कहेंगे? बेटा देखिए, इस बार जो हमारा नया ट्रेंड शुरू हुआ है, डेफिनेटली सेल्फ लर्निंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो हमें सेल्फ लर्निंग तो करनी ही है। और साथ ही साथ आप परेशान न होइए, थोड़ी दिनों के बाद क्लासेस भी शुरू की जाएंगी और ख़ासकर बोर्ड क्लासेस के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें ऑनलाइन चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाएंगी और उनके लिए ऑफलाइन क्लासरूम्स में भी अरेंजमेंट्स किया जाएगा। तो आप अपनी सेल्फ लर्निंग भी चालू रखिए और विद्यालय भी इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करेगा कि आप विद्यालय में भी उपलब्ध हों और टीचर्स आपको पूरी तरह से देखभाल कर पाएँ, पढ़ा सकें और आपके डाउट्स दूर कर पाएँ। चंदना जी। तनिष जी अभी 10th दे दिया है, 10th क्लास में है, 10th क्लास में है जी। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ के प्रति भी काफ़ी जागरूक रहें। एक फिट इंडिया के प्रोग्राम के तहत फिटनेस सेशंस शुरू किया है CBSE के थ्रू, और ये ऑनलाइन उपलब्ध है। तो फिटनेस, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज भी करें, और म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो वो भी देखें। तो एक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी ज़रूर सजग रहें, अच्छी डाइट भी लें, और एक शेड्यूल, अगर पूरे दिन भर में 1 घंटा भी एक शेड्यूल बनाने का प्रयास करें। और ऑनलाइन चीज़ें बहुत रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, दीक्षा पोर्टल पे हर क्लास के लिए हर लेसन वाइज पूरा उपलब्ध है। तो आप इनका सहयोग ले सकते हैं, और स्कूल खुलने के बाद स्कूल बिल्कुल पूरी तरह से इसमें सहयोग देगा आपको। तो तनिष से हम यही कहेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम से पढ़ने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से अच्छा है अपने ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ाई करें, और यदि वो अपना ज्ञानवर्धन करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। जी हेलो। 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 हाँ जी, आपसे मेरा निवेदन कि आप पहले अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करें। जी 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 आपका नाम? मैं निधि बोल रही हूँ। जी निधि शर्मा। हाँ निधि, नगर रायपुर से बोल रही हूँ। हाँ जी निधि, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। निधि शर्मा। जी निधि, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं जानना चाहती हूँ कि जो आजकल की पढ़ाई है, अभी जो ऑनलाइन से पढ़ाई बच्चों में कराई जा रही है, हाँ, वो कहाँ तक ही सही है, और एक ग्रामीण परिवेश में ये कितनी कारगर हो सकती है? शहरी भी बच्चा अगर है वो 5th स्टैंडर्ड से ऊपर का बच्चा जरूर पढ़ सकता है, लेकिन अगर छोटी क्लास के बच्चे हैं वो कैसे इस ऑनलाइन की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं और समझ सकते हैं? ये निधि जी का बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप भी मैम बता रही थी नीलम जी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में टैबलेट वगैरह की सुविधा भी होने वाली है। ऐसे बच्चे जो कभी इन सब चीज़ों का कभी यूज़ ही नहीं किए, ना उनके पेरेंट्स ने कभी इन सब चीज़ों का यूज़ किया, तो कैसे वो जानेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है और वो कितनी कारगर उनके लिए होगी? अभी इसके लिए देखिए, हमारा एक मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है कि हमें अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत सारी परेशानियां जो हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत खुशी की बात है कि आप देखिए एक छोटे से छोटा एक मजदूर श्रेणी वाला भी
मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और मोबाइल फ़ोन में उसको बाकी कुछ आया ना है, वो व्हाट्सएप चलाना जान जाता है जी। अगर इतना थोड़ा सा चीज़ भी उसको आता है तो वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकता है। छोटे बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम उनको ऑनलाइन स्टडी कराते हैं तो उसमें अट्रैक्शन हो। अगर उनको अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो सिंपल पढ़ाई उसमें वो कभी ध्यान नहीं देंगे जी। तो इसीलिए अभी जो छोटे बच्चों का जो सिलेबस दिया जा रहा है ऑनलाइन में, वो गेमिफाइड दिया जा रहा है, मतलब गेम्स के बेस में पढ़ाई की जा रही है। गेम के रूप में उनको पढ़ाने का दिया जा रहा है, जिससे उनका थोड़ा मनोरंजन हो और वो हंसते खेलते हुए पढ़ाई कर लें, तभी वो अट्रैक्ट हो पाएंगे और तभी वो पढ़ाई कर पाएंगे। तो अब जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन बन रहा है, उसमें जो बना रहे हैं उसमें पूरा का पूरा गेम बेस्ड बना रहे हैं और मनोरंजन से संबंधित बना रहे हैं। कुछ सॉन्ग्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, व्याकरण सॉन्ग्स के थ्रू गीतमाला के द्वारा दी जा रही है, मैथ्स पजल्स गेम के द्वारा सिखाए जा रहे हैं, साइंस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया जा रहा है कि ये करिए और सीखिए। तो इस तरह से वो छोटे छोटे गेम खिलाकर, लाइक बॉल्स के द्वारा वो एनर्जी ट्रांसफर सिखा रहे हैं कि बॉल कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सिखा रहे हैं। तो वो ऐसी चीज़ों से सिखा रहे हैं जो कि वो अपने जीवन में चारों तरफ देखते हैं और यूज़ करते हैं। और यही जब हम कर पाएंगे ये कंटेंट में, तभी हमारे बच्चे सही रूप से उसको अट्रैक्ट होकर के, खासकर छोटे बच्चे कर पाएंगे। अदरवाइज हम केवल सिंपल उनको ई कंटेंट देंगे तो प्राइमरी बच्चे इसको कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें अभी गवर्नमेंट कर रही है और इस पर बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है कि छोटे बच्चों के लिए इस तरह का मनोरंजक से जुड़ा हुआ शिक्षा का क्षेत्र और छोटे बच्चों में सीखने की ललक बहुत होती है, तो वो जल्दी सीख भी जाते हैं। और अगर खासकर वो गेम बेस्ड दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जी, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि हाँ, व्हाट्सएप की उपलब्धि अभी काफ़ी लोगों तक है चुकी है। तो व्हाट्सएप के जरिए टीचर्स ने ये प्रयास किया है, ये एक्चुअली हमारे टीचर्स ने किया है कि छोटे बच्चों के लिए आवाज़ रिकॉर्ड करके उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इतना लिखो या ये चित्र बनाओ। तो इस तरह के केवल आवाज़ रिकॉर्ड करी है, उसमें कोई पढ़ाया नहीं है, तो उस तरह से भी किया गया है। तो निधि जी, आप पहले तो आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, इसलिए आप बधाई की पात्र हैं। और दूसरा ये कि आपकी चिंता बिल्कुल अब दूर हो गई होगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें सीखने की ललक बहुत होती है और जो फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जा रही है वो निश्चित रूप से उन तक बहुत अच्छे से पहुँचे, इसका भी प्रयास किया जाएगा। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धेनु प्रसाद भाटापारा से। स्वागत है आपका, बताइए आपका प्रश्न क्या है? मैं यह पूछना चाहता हूँ मैडम, जो ना गांव के लोग बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? कई लोग के पास मोबाइल भी नहीं रहता। ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर सकते हैं चंदना जी? इसका हम पहले भी उत्तर दे चुके हैं कि गांव के बच्चे हैं उन तक ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा। तो इसके लिए पूरी तरह से सजग हैं हमारा मंत्रालय और हमारे शिक्षा विभाग, और रेडियो के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से, ये दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगी, शिक्षा उपलब्ध रहेगी। तो धेनु जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, शिक्षा आपके द्वार पर ज़रूर पहुंचेगी। चंदना जी, लॉकडाउन से पहले कई बच्चे ऐसे थे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी और जनरल प्रमोशन देने की बात आई थी, लेकिन अब कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनकी डेट्स भी आ चुकी हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों में एक तरह की घबराहट भी है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले अभिभावकों से कहना है कि वे इस चीज़ के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि उनके बच्चे घबराएं नहीं। और जनरल प्रमोशन एक्चुअली स्टेट टू स्टेट दिया गया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट में 10वीं और 12वीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, पर अभी केरला के स्टेट में एग्ज़ाम शुरू भी हो गए हैं जी। तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है। और सीबीएसई की जहाँ तक बात है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी सीबीएसई के अंतर्गत आते हैं, तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी हैं और जिसके लिए बच्चों को बहुत समय दिया गया है। 1 जुलाई से परीक्षाएं होंगी और टाइम टेबल दे दिया गया है और अभी पूरा माह उनके पास है और उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, केवल थोड़ा व्यवधान बीच में आ गया था, उन्होंने तैयारी कर रखी है। थोड़ा उसको शेड्यूल बनवाने में, और जैसा मैंने पहले भी कहा, थोड़ा बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहे, इसके लिए अभिभावक को थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जरूर इसमें नवोदय विद्यालय ने एक अच्छा चीज़ हो गया था
क्योंकि जो इंटरनल एग्जाम्स हमारे होते हैं, बोर्ड तो चल ही रहे हैं जी, 10th के करीब करीब सभी परीक्षाएं, मेन परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं जी, और 12th के कुछ पेपर्स बचे हैं जो अभी होने वाले हैं जुलाई में। लेकिन जो हमारे इंटरनल एग्जाम थे 6 से लेकर के 11 तक के, हमें ऐसा कुछ महसूस हुआ था कि आगे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उसे प्रीपोन करके 18 मार्च तक खत्म कर दिया गया, और उसके बाद 31 मार्च को हमारे यहाँ सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, और वो डिक्लेयर्स हमारे वेबसाइट्स में डाल दिए गए और व्हाट्सएप के थ्रू हर बच्चे के पास रिजल्ट्स भेज दिए गए। तो जहाँ तक नवोदय विद्यालय का सवाल है, उनके पास इस चीज़ की कोई परेशानी परीक्षाओं से संबंधित अभी तक नहीं हुई है। तो आगे जो न्यू सेशन आने वाला है, उसमें भी त्रैमासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, तो उसके लिए या वीकली टेस्ट वगैरह जो भी होता है, तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? उसके लिए अभी ऑनलाइन टेस्टिंग की शुरू की गई है। उसमें एक अभी CBSE ने करवाया भी था, NCERT की तरफ से CCT 5th एग्जामिनेशन अभी हुआ था, 5 हुआ था, 27 अप्रैल को हुआ था। तो वो एक टेस्टिंग थी कि किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन कराया सकता है। तो हम बच्चों को ऑनलाइन टेस्टिंग भी कराएंगे पढ़ाई के साथ साथ, जो बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ क्लासेस हम बुला रहे हैं और कुछ क्लासेस हमारी घर में रहेंगी, तो उनके लिए हम ऑनलाइन टेस्टिंग करेंगे, और वो भी एक बहुत कारगर तरीका सिद्ध होगा, जिससे बच्चों का हमें असेसमेंट मिलता रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप ऐप एक है जिससे हम असेसमेंट सर्टिफिकेट भी हमको मिल रहा है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें कितना मार्क्स मिल रहा है। तो इस तरह के कुछ और ऐप भी लाएंगे जिससे हम उनका असेसमेंट। नीलम जी, चंदना जी, हमारे एक और कॉलर इस विषय पर प्रश्न करना चाहते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल? हाँ जी, मेरा नाम संस्कृति शर्मा जबलपुर से है। संस्कृति जी, स्वागत है। ये है कि जो बच्चे अभी 12th में गए और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, और कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या सुविधाएं, क्योंकि वो बोर्ड्स भी हैं और कॉम्पिटिटिव भी हैं, उनको बहुत टेंशन है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है संस्कृति जी का। चंदना जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ। चिंता की करने की कोई बात नहीं है। जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऑनलाइन ई-रिसोर्सेज बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो बच्चा उनको एक्सेस करे। जैसे दीक्षा पोर्टल है, उसमें बिल्कुल सिलसिलेवार लेसन वाइज एक लेसन में एनिमेशन वीडियोस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, और पूरे इंस्ट्रक्शंस उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसके अलावा NCERT के भी YouTube वीडियोस हैं, जिसमें देश के सबसे अच्छे टीचर्स ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और ये लिंक्स उपलब्ध हैं। तो एक तो ये चीज़ है, ई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। दूसरा, एक जो कोचिंग की बात, इन्होंने कोचिंग की चिंता जो जताई है, तो जैसा मैं पूर्व में मेंशन किया कि ई विद्या के तहत एक कंपोनेंट ये भी रहेगा कि ये जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स लिखते हैं, उनके भी ई रिसोर्सेज उसके तहत उपलब्ध रहेंगे। तो इस बार शायद एक और अभी करने जा रहे हैं कि जो सिलेबस है उसको भी 20 से 25% कर्टेल करने जा रहे हैं। अच्छा। काट रहे हैं, और उसलिए जितना भी सिलेबस में अभी जो इस साल एग्जाम हुआ है, कमिंग ईयर्स में क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस कम हो जाएंगी, तो सिलेबस को 20 से 25% कम करेंगे, बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। जी, तो संस्कृति जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, कि निश्चित रूप से कोई भी एग्ज़ाम भारी नहीं पड़ने वाला है। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं जी। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं जशपुर से दीक्षा बोल रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, जब केवी में पढ़ाई अभी समर वेकेशन के पहले स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद जो पढ़ाई स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने ये नोटिस किया कि हमें जो पढ़ाया जाता है ऑनलाइन क्लासेस में, वो नॉर्मल क्लासेस के कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाता है, जिनसे उन्हें समझने में और असाइनमेंट्स करने में हमें टाइम लगता है। तो मैम, ऐसा क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाई हो वो नॉर्मल स्पीड से और हमें अच्छे से समझ आए और हम नॉर्मल स्पीड से ही चलें? ये दीक्षा बतौर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीक्षा का प्रश्न है। दीक्षा, वेरी नाइस टू स्पीक टू यू। जशपुर नगर से कॉल करने के लिए धन्यवाद।
और बिल्कुल आपका बिल्कुल जायज़ आपने इशू रेज़ किया है, और ये टीचर्स की ट्रेनिंग में हम इस पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि टीचर्स के लिए भी ये चीज़ नई थी बेटा, ये आप शायद समझोगे। तो ये जो फास्ट पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल संज्ञान में लिया जाएगा कि ऐसा ना हो। तो उम्मीद है दीक्षा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपकी बात आगे तक भी पहुंचा दी जाएगी। और रही बात किसी भी प्रकार के डाउट्स की, तो आपके पास कॉल है, फ़ोन है, आप अपने टीचर्स को कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम न्यू सेशन के लिए यदि बात करें तो न्यू सेशंस की क्या तैयारी है केवीज़ में भी और नवोदय में भी? चंदना जी पहले आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि लॉकडाउन बिल्कुल उस समय हुआ जब पुराना सेशन हम ख़त्म करने की कगार पर थे और नया शुरू होना था, तो जिस तरह से नया हर वर्ष होता है वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। ना स्टूडेंट डायरी दी जा सकी, ना उनको अन्य जो गाइडलाइंस जानकारियाँ दी जाती थी, वो कुछ भी नहीं हो पाया है। तो अब कुछ ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फ़ेस टू फेस बच्चे टीचर मिले ही नहीं हैं। तो ऐसी हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्कूल रीओपन होने के बाद वो फ़ेस टू फेस मिलें, और ये नए सेशन में ये पहली बार होगा। और उसके और जो गाइडलाइंस की हम बात कर रहे थे, जो हमें अभी मिलेंगी मंत्रालय के थ्रू, तो उन गाइडलाइंस में इस चीज़ को भी पूरा शामिल किया गया है कि जितना समय हमारे पास बचेगा उसके अनुसार हम कितने टेस्ट ले पाएंगे। और जैसा आपने बोला अर्धवार्षिक परीक्षा, और हम लोग एक टर्म टेस्ट भी लिया करते थे, तो उस तरह का हम पैटर्न रख पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम अपने स्कूल की प्लानिंग में हम शामिल करेंगे। और अभी वो तैयारी की स्टेज पर ही है, वो सारी जो डिटेल्स वो तैयारी की स्टेज पर है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सीखने पर ज़्यादा हमारा एम्फेसिस रहेगा, ना कि एग्ज़ाम या टेस्टिंग पर। और जो टीचर्स की जो स्कूल खुलने से पहले की तैयारी में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, टीचर्स को अपना लेसन प्लान करना होगा। तो लेसन प्लानिंग में ये बहुत बड़ा कंपोनेंट रहेगा कि साथ साथ ही बच्चे ने क्या सीखा है वो साथ साथ ही टेस्ट होता रहेगा। उस तरह की फॉर्मल टेस्टिंग पे हम इस बार कम। नीलम जी आप बताएं। निश्चित रूप से नवोदय विद्यालय क्योंकि रेजिडेंशियल है, तो हमारी तैयारियां बहुत ज़्यादा, बच्चों को एक बार अगर ले लिया गया तो उनकी पूरी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की हमारे ऊपर आ जाती है जी। तो इसलिए इस बार नवोदय विद्यालय की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी होने वाली हैं, लेकिन उसमें हम लोग सबका डिस्कशन हो चुका है, जिसमें सबसे पहले ये है कि जो भी स्टूडेंट्स, अभी हम केवल फेज़ वाइज बच्चों को बुलाएंगे, जिसमें सबसे पहले 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी हम 20-20 में एंट्री देंगे, और वो भी 2 टाइम पे देंगे, उनके टाइमिंग भी फिक्स रहेंगे। और उस समय मेडिकल टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के सहयोग से विद्यालय के एंट्री पॉइंट में उपस्थित रहेगी। वहाँ पर उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना होगा अपने नियर बाई एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, चाहे वो PSCO, CHCO, और वो लिख के देंगे कि इनको इस तरह कोई भी बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ है जी। उसके बाद वहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट से शुरू हो जाएगा। एंट्री पॉइंट्स में हमको टनल की तैयारी दी गई है, सैनिटाइज़र टनल्स लगाने हैं। वहाँ पर हमें बच्चों को एक सैनिटाइज़र और 2 मास्क इशू करने हैं, साथ ही उनके सारे लगेज को सैनिटाइज करना है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी रखी गई कि आप कितना भी स्टूडेंट्स के ऊपर सुपरवाइज करिए, लेकिन जब तक उनमें सेल्फ लर्निंग नहीं आएगी बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको कोरोना संक्रमण से बचाना। इसलिए ये भी कहा गया है कि आप हर जगह गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी गाइडलाइंस एंट्री गेट से लेकर के सब जगह डिस्प्ले होंगे, जिससे बच्चे पूरे टाइम, इवन क्लास टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि क्लास पढ़ाने के पहले वो 2 मिनट या 5 मिनट्स रिगार्डिंग दिस कोरोना संक्रमण से आप कैसे बचेंगे उसके बारे में पहले बच्चों को बताएं, उसके बाद ही आगे क्लासेस शुरू करें। तो ये तैयारियां रहेंगी। कैंपस सैनिटाइजेशन का रहेगा पूरा, और हर क्लास में एक सैनिटाइज़र रखने के लिए आया है कि क्लास में एंट्री के टाइम भी वो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और जैसा मैडम ने बताया, सारे टॉयलेट्स रूम में, ये कॉरिडोर्स में, ड्रिंकिंग वाटर वाले एरियाज़ में, सब जगह इनको हैंड वॉश करने की सुविधाएं और कंपल्सरी करना है, ये दिया जाए। बहुत अच्छी जानकारी। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं जी। हेलो हेलो
हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? हाँ जी, मेरा नाम संस्कृति आज जबलपुर से है। जी जी संस्कृति जी बताइए। आपने सिलेबस की बात की थी कि सिलेबस कम किया जा रहा, तो क्या बाकी चाहे वो एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल हो, तो क्या उसका लेवल बढ़ेगा एग्जामिनेशन का? और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे फेस कर पाएंगे? उनके लिए क्या प्रयास है कि उनके लिए सब सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है संस्कृति का कि सिलेबस कम होने की वजह से क्या एग्जाम्स का लेवल डाउन होगा या बढ़ेगा? नहीं, एग्ज़ाम्स लेवल पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्स जैसे होते थे वैसे ही होंगे, लेकिन आपको पढ़ाई कम एरिया में करनी पड़ेगी। आपके सिलेबस कम हो गए तो निश्चित रूप से आपका जो सिलेबस का बर्डन है वो एक कम हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आपको पढ़ने का समय कम मिल रहा है। पिछले समय में हमारा 15 जून से स्कूल शुरू हो जाते थे, इस बार अभी कोई भी अभी निश्चित नहीं है कब शुरू किए जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं जी। या गवर्नमेंट अभी गाइडलाइंस कुछ जारी नहीं करी हैं कि कब स्कूल्स ओपन करेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे समय कम मिल रहा है उसके लिए सिलेबस को कम किया गया है, जिससे कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा मानसिक तनाव ना हो, पेरेंट्स तनाव पे ना आए और प्रेशर ना बने, और बच्चे एज इट इज़ पढ़ाई करते रहे। तो जितना समय मिलेगा उसके हिसाब से सिलेबस होगा, लेकिन एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड नीचे लाएंगे ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। चंदना जी आप क्या कहेंगी इस विषय में? ये जैसा इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स भी उसी के अनुरूप होंगे, जो सिलेबस है उसी के अनुरूप ही होंगे। तो कुल मिला के संस्कृति जी, एग्जाम्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उसके लेवल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपका जो सिलेबस है आप उसी को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगी। एक प्रश्न मैं आप दोनों से करूंगी कि चूंकि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में क्या राहत दी जाएगी? जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय का सवाल है, और वैसे तो नवोदय भी ऐसे गवर्नमेंट एडेड है स्कूल हैं, तो हमारे यहाँ फीस जब हम कंपैरेटिवली देखें तो बहुत ही नॉमिनल है। और नए सत्र की फ़ीस हमने जस्ट अभी, हालांकि वैसे हमें अप्रैल में ही हम लोग फ़ीस लेते हैं, तो हमने अब जाके उसकी फ़ीस ली है और पेरेंट्स ने दे भी दी है। तो ये नॉमिनल फ़ीस होने के कारण, और बाकी सारी चीज़ें सरकार की तरफ से किसी और चीज़ के लिए हमारी एक विद्यालय विकास निधि करके एक फ़ीस होती है, तो बाकी सारी फ़ीस क्योंकि सरकार की तरफ से हम एडेड स्कूल्स हैं, तो इसीलिए ये इसका हम पर बहुत ज़्यादा असर नहीं। नवोदय विद्यालय तो फ्री फूडिंग एंड फ्री लॉजिंग वाला विद्यालय है, तो यहाँ पर तो फ़ी वैसे भी नहीं होती है। 9 क्लास से लेकर के जरूर फ़ी ली जाती है, वो भी केवल बहुत नॉमिनल। जो गर्ल्स हैं उनकी फ़ी माफ़ है, SC STs को माफ़ है, केवल जनरल बॉयज़ के लिए फ़ी रहती है, वो भी बहुत नॉमिनल और बहुत कम बच्चों के लिए होती है। बाकी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट जो ऐड दे रही है वो गवर्नमेंट ने ऐड दे दिया है, और गवर्नमेंट बच्चों की सुविधाओं में कोई भी कटौती नहीं कर रही है, वो उन्हें पूरी तरह से सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। नीलम जी, अभी आपने एक प्रश्न के आंसर में कहा था कि बहुत से स्कूल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस संक्रमण काल में देश हित में काम करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जी। और शिक्षा विभाग इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जब ये क्वारंटाइन सेंटर्स यहाँ से ख़त्म होंगे, लोग वहाँ पर हैं जो यहाँ से जाएंगे, उसके पहले बच्चों को लेने के पूर्व हमें बहुत तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तैयारी स्पेशली हैवी सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। हर एरिया को जहाँ पर हमने उनको रोका है उसे सैनिटाइज करके गवर्नमेंट इसके लिए पूरी सुविधा दे रही है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से सैनिटाइजर्स और मशीनें भी उपलब्ध करवा रही हैं, वहाँ पर किए जा रहे हैं उनके लिए। और जनरली जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो तो लिए नहीं गए, केवल क्लासरूम्स लिए गए हैं मैक्सिमम जगहों में। तो क्लासरूम्स के लिए पूरी तरह से हम एश्योर करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से सैनिटाइज रहेंगे। जो भी बच्चे आएंगे उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स और बच्चे इस चीज़ को लेकर कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से अलर्ट है और इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो चंदना जी, नीलम जी, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में विदा लेने का। तो चलते चलते चंदना जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हमने बात की स्कूल्स की, सुरक्षा की, सावधानियों की, पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? पेरेंट्स की अभी के जो स्थिति है बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि पेरेंट्स स्वयं ये अनुभव कर रहे होंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उनकी सबसे मुख्य बात तो ये थी कि वो अभिभावक उन क्लासेस में थे, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
तो बहुत ज़्यादातर केसेस में ऐसा हुआ भी कि अभिभावक स्वयं मौजूद थे, तो उससे टीचर को भी ये रहता है कि हाँ कई अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, तो एक तो ये चीज़ है। और इसके अलावा अभिभावकों को भी बहुत ज़्यादा इसके प्रति सजग रहना होगा कि बच्चा अगर बीमार है तो उसे स्कूल ना भेजें, किसी भी तरह की उनको लगता है कि थोड़ा सा अगर अस्वस्थ है तो उसे स्कूल कतई ना भेजें। और इसके अलावा जो भी दिशा निर्देश स्कूल दे रहा है उसका पूर्णतः पालन हो, इस चीज़ को इंश्योर करें। और स्कूल के साथ उनको पूरी तरह से उनका हम सहयोग अपेक्षा करते हैं। कहने का मतलब है कि अब पालकों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है जी। और ये जिम्मेदारी, अब जितने जिम्मेदार पालक होंगे उतना अच्छा विद्यालय काम कर पाएगा जी। ये अब निश्चित रूप से कोरोना काल ने सिखा दिया है कि पालकों को अब बहुत ज़्यादा सजग और अलर्ट होना पड़ेगा। तो नीलम जी और चंद्रा जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आप अपना समय लेकर यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, लोकमंच कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हम चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना हर व्यक्ति को ज़रूरी है। आप यदि अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, समय गुजारेंगे, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर कुछ अच्छा कर पाएगा। इसी वक्तव्य के साथ दीजिए इजाज़त अपनी साथी सुषमा को। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।